A very warm welcome to all the students of class 8. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhuapar, Badalganj. Today we are going to discuss chapter 3 of geography, that is water resources. Students, in the last video we have discussed that what is the meaning of water scarcity and what are the reasons for water scarcity. तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वाटर स्कैसिटी के अलग अलग कंडीशंस क्या थे, यानी कि पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक्स, ये सारे रीजंस थे वाटर के स्कैसिटी के. दूसरा रीज़न क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ द मेन रीज़न फॉर वाटर स्कैसिटी. हम लोग ने ये पढ़ा था कि हम लोग फ्रेश वाटर सोर्सेज के लिए मेनली डिपेंडेंट किसके ऊपर है? रेन के ऊपर. तो अगर रेनफॉल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो जहाँ पे अच्छी रेनफॉल होगी वहाँ पे वाटर, आपको फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अच्छे मिलेंगे. जहाँ पे रेनफॉल कम होता है या नहीं होता है वहाँ पे वाटर की डेफिसिट आपको मिलेगी. डेफिसिट मतलब होता है उसकी कमी. Moreover, the countries or regions that are water deficit are also usually poor and underdeveloped. यानी कि जो भी कंट्रीज़, जो भी क्षेत्र वाटर की कमी से जूझते हैं वो ज़्यादातर या तो गरीब देश होते हैं या तो अंडर डेवलप्ड होते हैं. डेवलपिंग कंट्रीज़ में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको वाटर की स्कैरसिटी नहीं मिलेगी. They cannot afford to import water from other countries or transport water over long distances from the surplus regions. क्योंकि जो गरीब देश हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ जो देश होते हैं, जैसे सूडान है और भी देश हैं, ये सब बहुत गरीब देश हैं. इनके पास खाने के लिए ही पर्याप्त क्वांटिटी नहीं है, तो ये लोग पानी बाहर दूसरे देशों से इंपोर्ट कराना अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे. यानी बहुत लंबे दूरी से अगर वाटर भेजा जाएगा तो वाटर को भेजने में भी तो कॉस्ट आएगा, तो उतना कॉस्टिंग वो लोग वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ दीज रीजन्स आर ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड विच पुट्स प्रेशर ऑन द कंजम्पशन ऑफ वाटर. दूसरा रीज़न ये है कि एक तो ये पुअर और अंडर डेवलप्ड होते हैं ये कंट्रीज़, और लेकिन पॉपुलेशन के मामले में ये लोग बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं. यानी कि अगर जैसे पॉपुलेशन पर एरिया जो निकाला जाता है, अगर इनका निकाला जाता है तो इनके यहाँ बहुत ज़्यादा ओवरली पॉपुलेटेड लोग हैं. इससे वाटर के कंजम्पशन पे और प्रेशर पड़ता है, क्योंकि एक तो चीज़ कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी. By the year 2025, 65 countries including India, Korea, Nigeria, Peru and Poland are likely to face shortage of water. यानी कि 2021 में हम लोग ऑलरेडी जी रहे हैं. अब से 4 साल बाद इंडिया के आज भी, और अभी नहीं, इंडिया में बहुत पहले से ही कई ऐसे हिस्से हैं हमारे जो कि वाटर की कमी से जूझते हैं. इवन कि अगर आप देखेंगे तो आपका न्यू दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया का, वहाँ पे भी कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर की जो क्वालिटी है वो इतनी पुअर है कि आप उसको पी नहीं सकते हैं. वो बिल्कुल इतना गंदा पानी आता है कि इट्स नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो ये सोचिए कि जब कैपिटल सिटी का ये हाल है तो अदर प्लेसेस का क्या होगा. तो धीरे धीरे 2025 आते आते इतने कंट्रीज़ जो हैं वो पानी की कमी से सफ़र करेंगे. पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर. Besides scarcity of water, the poor quality of water is an equally serious problem. Availability of clean water is a challenge that we are faced with. तो एक तो पानी की कमी है भी, ठीक है, लेकिन उस जो पानी प्रेजेंट है उसकी भी क्वालिटी इतनी पुअर है कि वो एक अलग सीरियस प्रॉब्लम है. और क्लीन वाटर सबको अवेलेबल कराना ये एक चैलेंज है जिसको आज हम फेस कर रहे हैं. Untreated or partly treated sewage, cleaning fluids that are flushed down drains, pesticides, chemical fertilizers, leakage from petrol and diesel tanks, and industrial effluents are major contaminants of the sources of fresh water. यानी कि अगर हम लोग देखा जाए तो इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सीवेज ही नहीं है. हम लोग के यहाँ ओपन नालियाँ बहती हैं, वो वाटर सोर्सेज में जाके मिक्सअप हो जाती हैं, फिर वही वाटर सप्लाई के थ्रू हमारे घरों में आता है. एक ये हो गया. इसके अलावा हम लोग भी जैसे घरों में जो भी
फ्लूइड्स यूज़ करते हैं। क्लीनिंग फ्लूइड्स मीन्स हार्पिक या ये सब जो चीज़ों से हम लोग अपने घरों को साफ़ करते हैं, पोछा लगाते हैं फिनाइल वगैरह से, वो भी हम लोग ऐसे सच नालियों में बहा देते हैं। फिर पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ होता है इरिगेशन में, जब रेन वाटर आता है तो ये सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी वाटर बॉडीज़ में जाके मिक्सअप होते हैं। या फिर जो पेट्रोल एंड डीजल के टैंक होते हैं वो भी जब सी में ट्रैवल करते हैं तो कई बार आपने सुना होगा कि सी वाटर में वो लीक करते हैं, तो वो वाटर के ऊपर पूरा वाटर को कवर कर देते हैं, जिससे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, जैसे कि जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि मशीन्स को कूल डाउन करने में भी वाटर का यूज़ होता है, या फिर जो उनके केमिकल्स वगैरह जो मशीन्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं वो ओपनली वाटर सोर्सेज में बहा दिए जाते हैं, जिससे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वाटर के कंटामिनेंट्स है। कंटामिनेंट्स क्या होते हैं, वो एजेंट्स जो कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को डिट्रियोट करते हैं, यानी ख़राब करते हैं। तो अगर आप केमिकल्स वाटर में डालोगे तो वाटर की क्वालिटी ख़राब होगी, वो फिट फॉर कंजम्पशन नहीं होगी। तो ये सारे के सारे क्या है, कंटामिनेंट्स हैं जो कि फ्रेश वाटर के सोर्स को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंटामिनेंट्स का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, सब्सटेंसेस दैट कॉजेज एन अनडिज़ायरेबल चेंज इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि अनडिज़ायरेबल चेंज है। अगर आप पानी की क्वालिटी जो फ्रेश वाटर का है उसकी डिज़ायरेबिलिटी दूसरी है, लेकिन आप उसी में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स मिला दोगे तो उसका जो जब वो फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं होगा, तो इसका मतलब केमिकल्स और ये सब चीज़ क्या है, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, उनकी ज़रूरत नहीं उसमें, लेकिन आपने मिक्सअप करके क्या कर दिया है, उस चीज़ को ख़राब कर दिया है। Use of contaminated water causes serious disease such as typhoid, cholera, hepatitis, dysentery and diarrhea. Lead present in water is harmful for the nervous system. तो ये अगर आप पॉल्यूटेड वाटर कंज्यूम करोगे अपने डेली लाइफ में तो आपको बहुत सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, डायरिया। और ज़्यादातर इसमें से ये बीमारी ऐसी है जो छोटे बच्चों को बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है एडल्ट्स के कंपैरिजन में, इसीलिए उनको ये बीमारियां ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। प्लस वाटर के अंदर जो पॉल्यूटेड वाटर है उनके उसके अंदर अगर लेड की क्वांटिटी एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा होती है तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकती है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी एब्सोल्युटली प्योर एंड फ्री ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स लाइक बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, हाइड्रोकार्बन्स, लेड, सॉल्ट एंड आयरन। ठीक है, तो जो हम पानी पीते हैं वो जो है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए सारे के सारे हार्मफुल ऑब्जेक्ट से, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अब जैसे उसमें बैक्टीरिया हो या पैरासाइट हो या कोई भी हाइड्रोकार्बन्स हो, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, या फिर लेड हो, किसी तरह का सॉल्ट हो, आयरन, सॉल्ट मतलब कॉमन सॉल्ट नहीं, जो अलग अलग कंपाउंड्स के भी सॉल्ट होते हैं, आयरन होता है, ये सारी चीज़ें खतरनाक होती हैं। Disinfection and purification of drinking water can be done by various methods like chlorination, distillation and ultraviolet water purification method. तो अगर ऐसा वाटर है भी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन, यानी कि डिसइंफेक्शन मतलब कि इन्फेक्टेंट्स को उसमें से रिमूव कर सकते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर का। आपने साइंस में ये सब पढ़ा भी होगा, क्लोरीनेशन, जैसे वाटर सोर्सेज में हम लोग क्लोरीन के टैबलेट्स डाल दें, या फिर उसको वाटर अगर इम्प्योर वाटर है तो उसको थोड़ी देर डिस्टिल करने के लिए रख दें, जगह सेटल डाउन कर दे, फिर जो फ्रेश वाटर है उसको रिमूव कर दे, जो कंटामिनेंट्स है उसको सेटल डाउन होने दें, या फिर यूवी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मेथड हाउएवर इज़ टू बॉयल द वाटर टू किल द जर्म्स। अब जिनके पास ये सारे टेक्निक्स नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है करने के लिए, तो वो लोग सबसे सिंपल तरीका है वाटर के अंदर जर्म्स को किल करने का कि आप वाटर को बॉयल कर दीजिए, यानी उबालने से भी वाटर के अंदर जो भी बैक्टीरिया, जो भी गंदगी है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। In many countries, special projects have been undertaken to develop and utilize water resources. These projects aim at the overall utilization of the rivers and serve many purposes simultaneously. They are thus called multi-purpose river valley projects. तो कई देशों में क्या हुआ है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के तहत जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप और यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर
एज अ रिसोर्स का ओवरऑल यूटिलाइजेशन हो रहा है। हम लोगों ने रिसोर्स का ये देखा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिसोर्स का 100% यूटिलाइजेशन किया है। जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है उनके पास रिसोर्सेज तो है लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उन चीज़ों को यूज़ कर सकें। तो ये लोग क्या करते हैं कि 100% यूटिलाइजेशन, अगर रिवर है, वाटर है, तो उसका हर तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। और उस पर वहाँ पे कई तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक साथ चला देंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, ताकि हर तरीके से कोई ना कोई फ़ायदा या बेनिफिट हो। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। Benefits of multi-purpose projects is, in a multi-purpose project one or more huge dams are constructed across a river to store water in reservoirs। तो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है कि बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं रिवर्स के पास, ताकि वाटर को हम लोग रिजर्व करके अपने पास रख सकें। दिस वाटर इज देन यूटिलाइज फॉर डिफरेंट पर्पजेज लाइक इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, एफॉरेस्टेशन एंड रिक्रिएशन। तो फिर इन वाटर को अलग अलग पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इरिगेशन यानी खेती में यूज़ करते हैं, बाढ़ को रोकने में किया जाता है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इनलैंड नेविगेशन किया जाता है, इससे वहाँ पे फिशेस को ग्रो किया जाता है, उनकी कई क्वालिटीज़ को ब्रीड कराया जाता है, वहाँ पे आसपास जो है वो पेड़ लगाए जाते हैं। प्लस रिक्रिएशन यानी कि एंटरटेनमेंट के रूप में भी कुछ ऐसा चीज़ वहाँ क्रिएट किया जाता है कि लोग उस जगह को आके विजिट करें और एंटरटेन हों। द टेनेसी वैली अथॉरिटी इन द यूएसए वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ project to be set up in the world. Some other important ones are Aswan in Egypt, Tarbela in Pakistan, Hoover and Cowley in the USA and Volta in Ghana। तो ये सारे, जो सबसे पहला था वो टेनेसी वैली था अथॉरिटी, जो कि यूएसए में सबसे पहले जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। उसके अलावा अलग अलग देशों ने भी किया। देयर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं हुआ है, इंडिया में भी है। जैसे प्रोजेक्ट क्या क्या है? दामोदर वैली जो कि दामोदर रिवर पे है, भाखरा नंगल सतलुज रिवर पर है, हीराकुड महानदी पे है, तुंगभद्रा रिवर पर, नागार्जुना सागर कृष्णा नदी पर। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ डैम्स ऑन द रिवर्स विच सर्व मैनी पर्पसेज साइमल्टेनियसली। यानी कि रिवर्स के ऊपर डैम बना दीजिए और उस डैम के अंदर वाटर को रिजर्व करके रखिए और कई चीज़ों के लिए एक साथ यूज़ की। जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एफॉरेस्टेशन। ओके, और भी है रिहंद डैम प्रोजेक्ट, आपने सुना होगा, रिहंद रिवर पर, कोसी रिवर पे, चंबल, यहाँ ज़्यादातर जो रिवर का नाम है और जो प्रोजेक्ट है उसके नाम पे ही रख दिया गया है। सरदार सरोवर ये नर्मदा पर है। Did you know the Damodar Valley project is the oldest, while the Bhakra Nangal project is the biggest multi-purpose project in India. The 226-meter high Bhakra Dam is the world highest gravity dam. तो जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है, और जो भाखरा नंगल है वो सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है। और अगर आप भाखरा नंगल डैम की बात करेंगे तो ये ग्रेविटी के मामले में वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो 226 मीटर है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस टू अस। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ फास्ट डिप्लीटेड द रिजर्वायर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो वाटर क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो फ्रेश वाटर सोर्सेज को बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म कर रही है। डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज हैज़ ऑल्सो डिप्लीटेड द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स। यानी कि डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, और पेड़ को काट के जंगल को साफ करके बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं लोग, रोड्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी इज एक्सेस टू एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर। तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि पहली बात तो पीने का साफ और स्वच्छ पानी हर एक
व्यक्ति को पहुंचाना। और रिसोर्सेज की बात तो छोड़ दीजिए और सुविधाओं की, सबसे बड़ा चैलेंज तो पानी ही पीने का अगर एडिक्वेट अमाउंट में साफ पानी लोगों को मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। Thus, it is imperative that we manage our water resources carefully and conserve it for future use. तो ये बहुत जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है, हम जैसे लोगों के ऊपर है जिनको वाटर रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है और सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग की जिम्मेदारी यहाँ से बढ़ जाती है कि हम लोगों को वाटर का बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, उसको कंजर्व करके रखना चाहिए ताकि हम लोग फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो वाटर छोड़ दें कि वो भी यूज़ कर सकें। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर आर एज फॉलोज, यानी वाटर को हम कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन, दैट इज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स कैन स्लो डाउन द surface runoff and improve seepage of water in the soil. In this way, underground water reservoirs can be replenished. यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो सॉइल के रूट्स को बहुत मजबूती से बांध के रखते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि जब रेन वाटर आता है, अगर बहुत हाई अमाउंट में भी आता है, बहुत हाई स्पीड से भी आता है जिससे फ्लड आता है, तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस फ्लड के स्पीड को रोकते हैं। प्लस जो वाटर को ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि ये ग्राउंड वाटर तक पहुँचे और वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो ख़राब ना हो। ठीक है, और इसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो भी रिप्लेनिश हो सके। रिप्लेनिश मतलब अगर यूज़ करने के बाद ख़त्म हो गया तो उसको वापस से भरा जा सके। The most important use of fresh water is irrigation. Efficient irrigation methods must be used so that there is no wastage of water. तो फ्रेश वाटर का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, इरिगेशन करने में, यानी खेती करने में। तो ऐसे अच्छे मेथड्स इरिगेशन के लिए यूज़ कर सके ताकि जीरो वेस्टेज ऑफ वाटर हो। इरिगेशन करने में भी बहुत वाटर वेस्ट होता है। ओवर इरीगेशन इज़ नाइदर गुड फॉर द क्रॉप्स नॉर फॉर द सॉइल, यानी कि बहुत बार लोग ओवर इरीगेट कर देते हैं फील्ड्स को, तो ये ना सॉइल के लिए अच्छा है ना क्रॉप्स के लिए। कैनल्स एंड डैम्स मस्ट बी रिपेयर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। मान लीजिए जो कैनल्स जहाँ पे वाटर रिजर्व करके रखा गया या डैम अगर उसमें क्रैक आ रहा है, उससे वाटर जो है वो लीक हो रहा है, तो इनकी भी रिपेयर बहुत ज़रूरी है ताकि वाटर की जो वेस्टेज है उसको हम अवॉइड कर सकें। Sprinklers are a very effective method of irrigation. They can irrigate even undulating land. तो स्प्रिंकलर्स यानी कि आपने जैसे देखा होगा कि फव्वारा से भी जो इरिगेशन होता है तो उसमें क्या होता है, वाटर की जीरो वेस्टेज होती है। वाटर लॉस थ्रू सीपेज कैन ऑल्सो बी चेक, यानी वाटर जैसे अगर लीक कर रहा है तो उसको भी हम लोग को चेक करना चाहिए। इन ड्राई रीजन्स वेयर इवोपरेशन रेट इज़ हाई, ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन इज़ यूज़फुल, यानी कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा इवोपरेशन रेट है उस जगह हम लोग ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रिप मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा इरिगेशन सिस्टम वेयर इन अंडरग्राउंड पाइप सप्लाई वाटर टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। जैसे आपने ड्रिप लगा होगा, ड्रिप देखा होगा, जैसे वो बूंद बूंद करके उसमें वाटर सलाइन वगैरह लगता है, अगर पेशेंट्स हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो बोलते हैं ना ड्रिप लगी है, तो वैसे ही ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि इसमें अंडरग्राउंड पाइप्स बिछाए जाते हैं और उन पाइप्स का कनेक्शन जो है वो प्लांट के रूट्स के पास होता है, तो ये डायरेक्टली प्लांट के रूट्स को पानी दे देते हैं, तो ऊपर से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंडस्ट्रियल वाटर में बी रिसाइकल्ड एंड यूज फॉर क्लीनिंग एंड कूलिंग द मशीन्स, यानी कि जो इंडस्ट्री के अंदर जो वाटर यूज़ हो रहा है उसको रिसाइकल करें, यानी दोबारा उसका उपयोग करें मशीन्स को ठंडा करने में। यानी फ्रेश वाटर से मशीन को धुलने से अच्छा है कि आप जो वाटर आप यूज़ कर चुके हैं उसी से आप मशीन्स को क्लीन कर दीजिए या कूल कर दीजिए। In domestic use, wastage of water should be avoided. Taps should not be unnecessarily kept open and the faulty one should be repaired. यानी कि हम अपने घरों में भी सतर्कता बरत सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग घरों में भी बहुत ज़्यादा वाटर की वेस्टेज करते हैं। बहुत लोग की आदत होती है, जैसे ब्रश कर रहे हैं तो जितना देर ब्रश कर रहे हैं टैप ओपन है, पानी गिरे जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रशिंग के स्टार्टिंग में पानी लेते हैं, उसके बीच में तो नहीं लेते, जितना देर ब्रश कर रहे हैं उतना देर टैप को बंद कर सकते हैं। या फिर अगर जैसे कुछ टैप्स ख़राब होते हैं जिनसे पानी लगातार चूता रहता है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन्स में भी यूज टू फिल अप
एयर कूलर्स और फॉर गार्डनिंग, यानी जैसे मतलब किचन में जो पानी है जिससे हम लोग बर्तन धुलते हैं या झाड़ू पोछा लगाते हैं, पोछा लगाने में जो पानी यूज़ होता है उसको हम लोग गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या उसको कूलर में डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे जिन जिन चीज़ों के लिए हम लोग फ्रेश वाटर को ख़राब करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर. रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन स्टोरेज टैंक्स एंड लेटर कैन बी यूज टू फिल अप वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. ये मैंने पहले भी बताया था कि घरों के ऊपर ऐसा एक पाइप सिस्टम से लेके और अंडरग्राउंड एक टैंक बनवा दीजिए और उस टैंक का जो आउटलेट है एक जगह से वो सॉइल के अंदर उसको कनेक्ट करा दीजिए, जिससे कि छतों पे अगर बारिश का पानी आ रहा है तो वो उस आउटलेट से होते हुए उस टैंक को भरेगा और उस टैंक का कनेक्शन किसी वेल या ट्यूबवेल से करा दीजिए तो वो टैंक का पानी वेल या ट्यूबवेल में चला जाएगा, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल पे इस बात का असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। By this chapter explanation is over. In the next video we will start a new chapter. Till then, take care and bye.